राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में है आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मशहूर अदाकार परीक्षित साहनी। परीक्षित साहनी जीने को जीते हैं यूं तो सभी यारों, जीना उसी को कहते हैं। जीते नहीं जो अपने लिए ही औरों के दिल में रहते हैं। कौन रहेगा यहाँ, है ये पानी जहाँ, कल होंगे कहाँ यारा। टेलीविज़न और फिल्मों के ज़रिए बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाने वाले परीक्षित साहनी या कहें अजय साहनी हाल के बरसों में जिन फिल्मों में आपको दिखाई दिए हैं उनमें लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, चांस पे डांस, मेरे ब्रदर की दुल्हन, पीके और सुल्तान चर्चित फिल्में हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इन हालिया फिल्मों में परीक्षित साहनी के काम पर। हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। खुदा न करे राजू जैसे कुछ कर बैठे तो। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेंगे। तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। डैड, अगर मैं टैक्सी चलाऊंगा तो आपको ऑकवर्ड फील तो नहीं होगा ना? मैं घर के पास नहीं चलाऊंगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अंदर जा, जरा फोन देता जा। हेलो, देखिए मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, ये भी नहीं जानता कि आपने मेरे बेटे से क्या कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। गॉड ब्लेस यू। परीक्षित साहनी 1 जनवरी 1944 को रावलपिंडी के पास मरी में जन्मे। उनके पिता प्रख्यात अभिनेता और लेखक बलराज साहनी थे और उनकी मां दमयंती साहनी स्वयं एक कुशल रंगकर्मी थी। हालात कुछ ऐसे बने कि परीक्षित साहनी ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में शुरुआत कर दी। कल तुम बाग में खेलने नहीं आए? मेरी माँ नाराज होती है, कहती है भिखारी और अमीर का क्या साथ। कहती तो मेरी आया भी यही है, मगर इससे क्या? घोड़े पे बैठोगे? गिरा तो नहीं दोगे? नहीं, गिरने लगोगे तो संभाल लोगे। इन्हें भी मेरे साथ बिठा दो। बहुत अच्छा। दिल्ली के सेंट स्टीफन से पढ़ाई करने के बाद परीक्षित साहनी जे स्कूल ऑफ आर्ट्स गए, जहां उन्होंने थोड़ा समय फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। कला के लिए परीक्षित साहनी में एक सहज रुझान था जो उनकी लंदन प्रवास के दौरान बनाई इन ड्राइंग्स में साफ दिखाई देता है। 1960 में परीक्षित साहनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए मॉस्को गए, लेकिन मैथ से घबराते हुए ये कोर्स शुरू ही नहीं कर सके और पहुंच गए मॉस्को सिनेमा इंस्टीट्यूट, जहां से निर्देशन में उन्होंने 5 साल का डिग्री कोर्स पूरा किया। परीक्षित साहनी अपनी शुरुआती फिल्मों अनोखी रात और पवित्र पापी से अचानक लाइमलाइट में आए। बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से, होके मजबूर चला मैं। बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। और तब से अब तक ये सफ़र बदस्तूर जारी है। दूरदर्शन के दर्शक उन्हें खासतौर पर धारावाहिक गुल गुलशन गुलफाम से अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है परीक्षित जी।
शुक्रिया। हमको बताइए कि जब आपने होश संभाला होगा तो आपने अपने इर्द गिर्द फिल्मों की दुनिया और उससे जुड़े हुए लोगों की हलचलें आपने पाई होंगी। तो कौन कौन से ऐसे ख़ास लोग आपको याद आते हैं जो आपके वालिद के साथ उठते बैठते थे, आते जाते थे, उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिश्ते थे? देखिए, ज़्यादातर मैं अपने अंकल विजन साहनी साहब के साथ रहा कि पार्टीशन के बाद कि हम लोग यहाँ आए, हम लोग मुहाजिर लोग हैं, तो कुछ देर कश्मीर रहा, फिर धर्मशाला, फिर अम्बाला। यहाँ बहुत लेट पहुँचा मैं। तो जब मैं यहाँ आया तो वालिद साहब फिल्मों में नहीं थे, मगर वो IPTA में हिस्सा ले रहे थे। और ये जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी उस ज़माने में राइटर्स की, उसमें बिज़ी थे। तो उस ज़माने में जिन लोगों से मैं मिला वो थे अब्बास साहब, कैफ़ी साहब, भीषम जी, फिर किशन चंद्र साहब, बेदी साहब, राजेंद्र सिंह बेदी वगैरह। फिल्मी लोगों के साथ पहले ज़्यादातर मिलते रहते थे। दिलीप साहब उनके ख़ानदान के साथ, क्योंकि वो भी हमारे इलाके से हैं। तो उनके बड़े भाई थे अयूब साहब, दिलीप साहब के, यूसुफ साहब के। तो उनसे काफ़ी मिलना मिलाना था। वहाँ जाया करते थे उनके घर अक्सर। उनकी बहन और भाई छोटे थे हमारी उम्र के। एक वो थे फिल्मों में जो थे, और दूसरे मैं भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। दीदार फिल्म थी, हलचल फिल्म थी, मैं तब 10-11 साल का था। तब नरगिस जी से थोड़ी सी मुलाकात हुई। दादा मुनि अशोक कुमार जी के साथ अक्सर मिला करता था। यही लोग थे। फिर रज़ा मुराद जो है उनके वालिद साहब, मुराद साहब, वो भी हलचल में काम कर रहे थे। दीदार में दिलीप साहब भी थे और अशोक कुमार साहब भी थे। तो इनके साथ ज़्यादा हमारा मिलना मिलाना रहता था। आपके वालिद ने अपनी फ़िल्मी आत्मकथा लिखते हुए एक जगह लिखा कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट आपको आंधियों और धूल के बीच तो देखकर उन्होंने फिर आपका हाथ खींचकर ये कि मतलब उनको ये पसंद नहीं था कि इतने छोटे बच्चे को इतनी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़े। जी जी। जब आप उस वाक़े को याद करते हैं और फिर इतना अरसा आपको ख़ुद यहाँ फ़िल्मों में काम करते हुए हो गया, तो उनका ये जो रिएक्शन था अपने, तो इस पर कुछ बताइए। रिएक्शन क्या था? वो कुदरतन बहुत ही नरम दिल किस्म के सेंसिटिव इंसान थे। बच्चों से उनको बहुत प्यार था, और चूँकि मैं उनसे काफ़ी दिन दूर रहा था, वो पहले लंदन चले गए थे जब बहुत छोटा था, इसलिए उनको छोटी छोटी हमारा जो खुशहाली के बारे में बहुत सोचा करते थे कि भाई बच्चे खुश रहें, कोई तकलीफ़ ना हो। दरअसल उन्होंने माफ़ी मांगी थी मुझसे कि बेटा मैं तुझसे काम करवा रहा हूँ क्योंकि घर में पैसा नहीं है, क्योंकि हम फाका कशी के आलम में आए थे यहाँ पाकिस्तान से, किसी के पास पैसे वैसे थे नहीं। तो काम करना पड़ा मुझे 1-2 फिल्मों में। तो उनको अच्छा नहीं लगा ये, एंड ही यूज्ड टू कम टू मी एंड अपोलोजाइज कि बेटे मुझे माफ़ कर दे, अब तू घर का एल्डर है, इसमें फ़ख्र कर, तू गर्व होना चाहिए तुझे, मगर माफ़ कर दे मुझे। क्योंकि उस ज़माने में इरफान साहब क्या था कि ज़्यादातर शूटिंग्स रात को हुआ करती थी, क्योंकि लाइव साउंड होता था जैसे अब है। तो उस वक्त दिन में क्योंकि बहुत आवाज़ें आती थी सड़कों से स्टूडियोज़ में, तो रात को 7-8 बजे बुलाते थे, सुबह छोड़ते थे। तो ये इससे वालिद साहब को, पिताजी को बहुत दिक्कत होती थी। और वो यही नहीं कि उन्होंने माफ़ी मांगी, वो जब तूफ़ान का सीक्वेंस मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, आई एन्जॉयड इट, क्योंकि ये तूफ़ान मैं बड़ा हीरो बना हुआ था, छोटा हीरो था उस फिल्म में। तूफ़ान चल रहा है, मैं उसमें उसका सामना कर रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं वाह बेटा वेल डन, और एकदम बिल्कुल एक्टिंग करके आई एन्जॉयड इट, बट ही फेल्ट वेरी बैड। और मुझे याद है नितिन बोस साहब थे उसके डायरेक्टर, वेरी फाइन डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, उस ज़माने के टॉप डायरेक्टर थे वो। तो उनके पास ख़ास गए वो, और सेट पे उनका झगड़ा हुआ थोड़ा सा,
क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा एक वो इस्तेमाल पंखा लगाते थे जो वो एक्चुअली एक उस ज़माने के जो जहाज़ हुआ करते थे, छोटे जहाज़, उनका एक पंखा जाली में लगा के चलाया करते थे और बहुत ज़ोर से हवा चलती थी और मिट्टी बिट्टी फेंका करते थे और घास फूस वगैरह। और ख़ुद जो यूनिट वाले थे वो गॉगल्स पहनते थे, मास्क पहनते थे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ लड़ाई झगड़ा भी किया था कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर नितिन दा ने कहा आई एम वेरी सॉरी बुलवान जी कि ऐसे हुआ, आगे से नहीं होगा, ये आखिरी शॉट समझ लो। उसके बाद और ये बंद हो गया। मगर वो बड़े खफा हुए थे इसके बारे में, बड़े मुझे गले लगाया था, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। हर सुबह मैं आऊँ तो गले लगाएं और कहें बेटे आई एम वेरी सॉरी। और उसके बाद इमीडिएटली उस फिल्म के बाद उनको लगा कि ये माहौल सही नहीं है मेरे लिए, मैं बिगड़ रहा था थोड़ा। इसी लोग पहचानने लगे थे मुझे कि दीदार में हीरो था। उसके बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, एक के बाद दूसरे। फिर मेरी तालीम कॉलेज भी मैं दिल्ली में गया। ही वॉज वेरी सेंसिटिव टू आवर नीड्स एज चिल्ड्रन। आपने कहा कि कुछ ऐसे हालात थे जिनमें आपको फिल्मों में काम करना पड़ रहा था और आपने ये भी महसूस किया कि उनको ये बात बुरी लगी, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन वो क्या हालात थे जिसमें बलराज साहब के बेटे को फिल्मों में काम करना पड़ रहा था? वो फिल्मों में जब आए तो उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और उन्हें कुछ एक्टिंग का तजुर्बा, कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था। और उन्होंने लिखा ऑटोबायोग्राफी में कि बहुत कैमरे के लेंस को देख के उनको घबराहट होती थी। और उन्होंने यूसुफ साहब, दिलीप साहब से भी पूछा कई बार कि यार मुझे सिखा दे एक्टिंग क्या होती। तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। उस ज़माने में बहुत गरीबी का आलम था, तो पैसे नहीं थे घर में। तो वो छोटी मोटी डबिंग करके फिल्मों की या कुछ रेडियो में प्रोग्राम करके 200-400 रुपये कमाया करते थे। इसलिए जब किसी ने कहा कि एक्चुअली के आसिफ साहब को दिलीप साहब ने कहा था यार कि तुम्हें रोल दिलाते हैं। उन्होंने हलचल में काम किया बाद में डैडी ने, और उन्होंने कहा कि परीक्षित को भी थोड़ा सा रोल दे देते हैं ताकि कुछ पैसा आ सके घर में। तो वो मजबूर थे कि मैं भी काम करूं, वो भी काम करें। और फिर बीच में वो जेल चले गए। उस वक्त हालात और भी ख़राब हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, तो जुलूस था, उसमें वो सड़कों पे उतर आए तो लाठीचार्ज वगैरह हुआ, अंदर हो गए। काफ़ी देर आर्थर जेल में थे वो। तो उस वक्त वो मजबूर हो गए कि यार घर में पैसा नहीं है। अभी अभी हमारी छोटी बहन पैदा हुई थी सनोबर, इसलिए उनको कहना पड़ा कि बेटे तू भी काम कर। ये कारण था। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए आपको फिर बाहर भेजा गया। जी। लौटकर फिर आप आकर ख़ुद ये आपका चुनाव था कि आप फिल्मों में कंटिन्यू करें या क्या हालात? हुजूर, मेरी तालीम में कॉलेज के बाद, सेंट स्टीफेंस के बाद मैं चला गया रूस, क्योंकि वालिद साहब ने बड़ी लेक्चर दिए थे हम बचपन से कि भाई वो मार्क्सिस्ट सोसाइटी है और कम्युनिज़म है और वो बिल्कुल सही माहौल है और इट्स अ लुक इनटू द फ्यूचर। दुनिया में यही चीज़ आने वाली है हर मुल्क में रेवोल्यूशन के बाद। तो
बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई थी उन्होंने रूस के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि वहीं भेजें इसको पढ़ाई के लिए। तो मैं वहाँ एक्टिंग का कोर्स नहीं किया था मैंने कोर्स किया था फिल्म डायरेक्शन का, एडिटिंग का और स्क्रिप्ट लिखने का। लेकिन वापस आके कुछ ऐसा माहौल बना कि किसी ने कहा कि इसको एक्टिंग करा दो, पिक्चर वो हिट हो गई और फिर सब भूल गए कि हम डायरेक्ट करने आए थे। वरना वो फिल्म पवित्र पापी जो सब उसका गाना अभी तक आता है टीवी पे, वो फिल्म मैंने उसमें काम नहीं करना था एक्चुअली, मैंने उसका स्क्रिप्ट लिखा था और उसे डायरेक्ट करना था। मगर जब किस्मत का ये एक उन किस्मत में मजबूर किया कि हम अब एज एन एक्टर पेश आए, तो मैंने तो वालिद साहब के साथ थिएटर में भी काम किया करता था बहुत मैं बचपन में, और कॉलेज के ज़माने में भी हिस्सा लिया करता था। तो एक्टिंग वाज मेरे लिए कोई ऐसा ख़ास मुश्किल तो था शुरू में बहुत, मगर व्हेन आई स्विच टू एक्टिंग इट वाज ओके। बट बीच में मैंने अपना एक बैनर खोला बलराज साहनी प्रोडक्शंस, उसमें थोड़ी बहुत डायरेक्शन भी की मैंने। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आप देखेंगे कि फिर हम वापस उसी ऑटोबायोग्राफी पर आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से बलराज जी ने अपनी फिल्मी दुनिया की स्ट्रगल को, अपने सक्सेसेस को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत दिलचस्प ढंग से ईमानदारी के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि बलराज जी जितने अच्छे एक्टर थे उससे कहीं कहीं ज़्यादा अच्छे वो राइटर थे मेरे तईं। वो जो उसमें ईमानदारी की जो चमक है, जिसमें वो एक जगह बताते हैं कि किस तरह बिमल रॉय ने उनको एक सीन में, एक मुजरे के सीन में बैठा देखकर आकर कहा, तुम यही दिन तुम्हें देखने रह गया था 2 बीघा ज़मीन के उस प्रोटैगनिस्ट के बाद। तो चूँकि बाद का उनकी देहांत तक लंबा समय आपने साथ गुजारा, क्या था उनका अपनी फिल्मी दुनिया की इस ज़िंदगी पर, उनके बाद के बरसों में क्या उनकी राय बनी थी? अब मैंने उनसे इसके बारे में कभी बात तो नहीं की, मैं कुछ इसके बारे में ख़ास कह नहीं सकता। सिर्फ ये जानता हूँ कि जो भी फिल्म उन्होंने की और जो भी रोल किया, मुझे वो कहा करते थे कि भाई स्तानिस्लावस्की ने कहा है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्मॉल रोल और अ बिग रोल। मगर ये बात सही है कि जो भी रोल उन्होंने किया, फिल्म कैसी भी क्यों ना हो, वो अपने रोल की तरफ पूरा ध्यान देते थे, तवज्जो करते थे और उसको बड़ी ईमानदारी के साथ करते थे। फिर वो खुद इतनी अच्छी उनकी नेचर थी, इतने अच्छे इंसान थे कि कैमरा जो लेंस है वो मुझे कहा करते थे, बेटे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये पकड़ लेती है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदरूनी ख़यालात को, जज्बात को, तुम्हारी रूह को पकड़ लेता है। तो पहले अगर अच्छा एक्टर बनना है तो अच्छे इंसान बनो। तो वो एक अच्छे नेक शरीफ इंसान थे और वो टपकता था उनके चेहरे से, तो हर रोल में वो कामयाब हो जाते थे। कभी ऐसा कोई रोल है नहीं जिसे रोल कहें कि सानी साहब का काम ठीक नहीं था। सो ही वॉज एट पीस। मगर ये बात आपने सही कही कि वो उनको लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो वो जो भी वक्त खाली मिलता था उसमें बैठ जाते थे, अपने टाइपराइटर पे लिखा करते थे। और कहीं कहीं तो शुरू में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में ये एक अपनी कहानी में लिखा उन्होंने, उनकी एक मेरी गैर जज्बाती डायरी है उनकी जी। उस डायरी में उन्होंने कहीं लिखा कि कई बार मैंने सोचा कि ये सब छोड़ के चला जाऊं, कहीं बैठ के लिखूं और पढ़ूं, मगर जो काम एक बार पकड़ते थे उनमें ये फितरतन ऐसी एक उनकी क्वालिटी थी कि किसी चीज़ को पकड़ते थे तो फिर उसे छोड़ते नहीं थे। उसमें कामयाब होना वो अपने लिए एक चैलेंज समझते थे। और जब एक्टिंग शुरू की तो फिर वो ऐसे जुटे उसमें, किताबें पढ़ी, फिर अपना थिएटर खोला, खूब काम किया थिएटर में, कसरत की, फिल्में देखी दूसरों की, किताबें पढ़ी और उसमें फिर माहिर बन गए वो। और स्टानिस्लावस्की की क्या बात कह रहे थे आप? स्तानिस्लावस्की? हाँ, आप कह रहे थे कुछ कहा नहीं, आप बता रहे थे कि वो उन्होंने स्टानिस्लावस्की के बारे में कुछ कहते हुए कहा। नहीं, स्तानिस्लावस्की को पढ़ा उन्होंने, एंड ही फॉलोड स्तानिस्लावस्की, मगर उसके बारे में यही कहा एक बार कि देख स्तानिस्लावस्की को एक रोल मिला था। तो एक दिन बाहर आए थिएटर से तो एक औरत ने कहा, बुढ़िया ने, कि क्या तुम स्तानिस्लावस्की इतने बड़े एक्टर हो, छोटा सा रोल कर दिया। तो उसने कहा था, उसको कहा था स्तानिस्लावस्की ने कि मैडम
देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्मॉल रोल और अ बिग रोल, देयर इज़ ओनली स्मॉल एक्टर्स एंड बिग एक्टर्स। एक्टर छोटे बड़े होते हैं, रोल छोटे बड़े नहीं होते। तो ये जो भी रोल करते थे, कैसा भी रोल क्यों ना हो, उसमें पूरी तरह डूब जाते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा उसकी रिसर्च करते थे। किसी भी रोल में रिसर्च बहुत करते थे वो, इससे पहले के स्टेज पे सेट पे जाएं काम करने के लिए। सो ही वॉज हियर टू डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स। बट जो उन्होंने बेहतरीन फिल्में की हैं वो तो अभी सब याद करते हैं। और फिर जब खुद आपने फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू की, तब आपने उनके इस अप्रोच को, जिसमें बहुत मेहनत और बहुत कैरेक्टर में डूब जाना और बहुत पढ़ना और बहुत, ये जो बहुत है, इसको आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के दौरान क्या पाया कि वो कुछ ज़्यादा ही बहुत करते थे, या फिर क्या है एक्टिंग मतलब आपको एक रोल मिला है, उसके आप कपड़े पहनिए, उसकी लाइनें पर याद कीजिए और उसको जाकर वो तो हो ही जाना है, ऐसा कुछ पाया आपने? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। शायद आप कभी एक्टर रहे नहीं। जी। एक्टिंग का जो रोल है हुजूर, मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में बड़ा मुश्किल किस्म का रोल है ये, क्योंकि मैं उनके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, मैं तो उनके घुटनों तक भी नहीं आता। मगर जो शख्स एक्टिंग को सीरियसली लेता नहीं, वो पीछे रह जाता है और ज़्यादा देर चलता नहीं। तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर जॉब। हालांकि मैं उतना सीरियस कभी नहीं था और मुझे उस स्टैंडर्ड के रोल भी मुझे बहुत कम मिले। एक मिला था जिसका नाम था गुल गुलशन गुलफाम। और अगर सच पूछे तो मेरी असल दिलचस्पी थी डायरेक्शन में। हमेशा स्क्रिप्ट लिखता रहा, अपना बैनर बनाया, वो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। एक्टिंग आई फेल्ट, मुझे उसमें इतनी कुछ जोश और खरोश नहीं था जितना डैडी को था कि मैंने इसमें बड़े झंडे गाड़ने, ऐसी कोई बात नहीं थी। आई न्यू दैट आई हैड टू बी गुड, आई हैड टू डू माई रोल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। एंड कभी मैंने ये जहन में नहीं आया, मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं अपने वालिद के साहब के साथ कंपटीशन करूं। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि पवित्र पापी फिल्म में कुछ खास जानता नहीं था एक्टिंग के बारे में, मेरे हीरो का रोल था। उनको 2-4 जगह मैंने कॉपी किया और डायरेक्टर बड़ा खुश हुआ कि साहब क्या बहुत बढ़िया शॉट लिया। मैं दरअसल वालिद साहब को देख के गौर से उनको एग्जैक्टली वैसे डायलॉग बोल रहा था। तो डैडी फिर एक अरसे के बाद मुझे बीच पे ले गए, वहाँ हमारी गपशप हुई थोड़ी। बातों बातों में उन्होंने कहा, बेटे एक बात याद रखो, दिलीप साहब तू जानता है यूसुफ साहब के कितनी लोग कॉपी करते हैं, बड़े बड़े स्टार हैं आजकल 4-5 जो हूबहू उनकी तरह कॉपी करते हैं और बड़े सक्सेसफुल हैं। मैंने कहा येस आई नो, मैं नाम भी ले सकता हूँ। मैंने कहा नाम मत लो, मगर बेटे इट इज़ बेटर टू बी अ फर्स्ट रेट परीक्षित साहनी, डोंट बी अ थर्ड रेट बलराज साहनी। तो अपनी शख्सियत को समझो, तुम कभी कोई दूसरे शख्स की कैरेक्टर को एसिमुलेट नहीं कर सकते अपने में। सो बी योर सेल्फ। तो थोड़ा ट्राई टू डू, एंड आई हैव नेवर ट्राई टू कम्पीट विद हिम, क्योंकि वो नामुमकिन है, कोई भी उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। वो एक मुख्तलिफ चीज़ थे, वो एक अजीब एक फिनोमिनन थे, वो एक नस्ल ही अलग थी। आजकल वैसे लोग हैं, बड़े अच्छे शरीफ नेक लोग हैं और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं आजकल अगर वालिद साहब ज़िंदा होते और नसीर को देखते, ओमपुरी को देखते और दूसरे जो नए एक्टर्स आए हैं, इरफान बहुत बढ़िया एक्टर है, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उसकी, उनको देखते तो बड़े खुश होते। दे अंडर एक्ट। उनके ज़माने में वो इसीलिए इतने अच्छे लगते थे क्योंकि ही न्यू दैट ओवर एक्टिंग इज़ द वर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिंग। मुझे कहा करते थे, बेटे एक्टिंग इज़ नॉट एक्टिंग, एक्टिंग इज़ बिलीविंग। पवित्र पापी में कहते थे, बेटे अब ये न कैमरा है, न ये लोग हैं, ये ना माहौल है, कहाँ हो, कब हो, किस वक्त हो, किसके साथ हो, क्यों हो, किस लिए हो, ये अपने लिए पहले एक सर्कल बना लो। मैजिक सर्कल उसे बुलाते थे, एक जादू का एक सर्कल बना लो, एंड देन बी इन द रोल, डोंट वरी अबाउट द कैमरा। अगर सच दिल से बात करोगे
दिल से अगर तुम्हारे डायलॉग निकलेंगे और उसमें यकीन रखोगे क्या कह रहे हो, सच्चाई कह रहे हो, तो वो कैमरा भी पकड़ लेगा। वाह भाई वाह, अब तो खूब चमक रहे हो हैं। अब लगते हो खानदानी घड़ी साथ। मिस्टर केदारनाथ बीए। लो भाई मिस्टर केदारनाथ, ये तीनों घड़ियां आज शाम तक मुरम्मत हो जानी चाहिए। हाँ शाम तक क्या लाला जी, अभी 2 घंटों में ठीक कर दूंगा। 2 घंटों में? भाई मिस्टर केदारनाथ, तुम्हारे काम की रफ्तार देखकर तो चक्कर आ जाता है, चक्कर। लाला जी पता नहीं आपको आज तक कैसे कारीगरों से वास्ता पड़ा है। So I believed in that, trying to be as honest. And of course स्तानिस्लावस्की की एक बहुत बड़ी उसकी एक उसूल है, उसका उसूल वो ये है कि इट्स कॉल्ड इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी, जो सीन आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में याद करो कि ऐसा कुछ था कि नहीं, और उसे याद करके उसकी जो हकीकत है, सच्चाई है, वो दिल में महसूस करके फिर वो सीन करो तो वो बढ़िया होता है। डैडी का भी वही था। उनका एक अजीब हादसा है, मैं आपको सुनाता हूँ, किस्सा है। एक बार एक फिल्म थी औलाद, मैं तब स्कूल में था, शूटिंग करके हम आए वापस, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, और उन्होंने बहुत उम्दा शॉट्स दिए थे। उसमें शॉट था कि उनकी बीवी मर जाती है और उनका बेटा जो है वो पाल रखा है सेठ ने, और वो फिर सेठ उनको घर से निकाल देता है और बेटा साथ में रख लेता है, और वो फिर फाटक पे चिल्लाते हैं, सेठ मेरा बेटा मुझे वापस कर दे, सेठ मुझे बेटा वापस कर दे। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। और उन्होंने जो शॉट दिया उस पर तालियां बज गई, मगर जब घर पहुंचे फाटक पे गाड़ी रोकी, शाम का वक्त था, 7 साढ़े 7 बजे से 6 बजे तक का शिफ्ट होता था। मैंने कहा डैड क्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहते यार मैंने शॉट गलत दिया। मैंने कहा सर कौन सा शॉट? सब तो तालियां बजा रहे थे। चल वापस सेट पे गए, डायरेक्टर को शूट किया, बुलाओ सबको वापस। पैकअप हो गया था, सारे टेक्नीशियंस घर चले गए थे, रिलैक्स कर रहे थे। बुलाया सबको, मैं कल शूटिंग पे नहीं आ रहा हूँ, पहले सबको बुलाओ, वो शॉट फिर से लेना है। कहा बलराज बहुत बढ़िया शॉट था, हाईलाइट था आज का। नहीं, गलत था वो शॉट, बुलाओ। फिर से सब लोग आए गालियाँ देते हुए, यार ये पागल आदमी है, एक्टर है क्या है। अभी सबको फिर से वापस बुलाया, 8:30-9 बजे का वक्त है यार। लेकिन आए, फिर उन्होंने जो शॉट वो दिया, सेम शॉट, उसमें तो लोग तालियां छोड़िए, अब रो पड़े लोग, लिटरली। आई ऑल्सो क्राइड। फिर मैं गाड़ी में बैठा, आई सेड सर डैड क्या फ़र्क क्या था? उन्होंने कहा बेटा मुझे, आई वॉज एक्टिंग, मैं जब घर लौटा तो मुझे तेरी माँ की याद आई, और मुझे याद आया मुझे क्या महसूस हो रहा था जब वो मरी थी, और जब मैं उसे ले गया था अंतिम यात्रा पे। वो जज्बा मेरे दिल में आना चाहिए जब मैं उस गेट पे चिल्लाता हूँ। तो मैंने झूठ बोला था उस वक्त। सो आई डिड द शॉट अगेन। और यकीन मानिए इरफान साहब, वो फिल्म उसी शॉट की वजह से हिट हुई थी, औलाद। इट वॉज सच अ मूविंग शॉट। मुझे मेरा बेटा दे दे, सेठ मुझे बेटा दे दे अपना। बिकॉज इट वहाँ पे जो उनके ग्लिसरीन वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, वो कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल ही नहीं करते थे। जब आंखों में आंसू लाने होते हैं तो फिल्मों में ग्लिसरीन लगा लेते हैं, बड़ा आसान तरीका है। वो कभी ग्लिसरीन में को मानते ही नहीं थे। अगर सच्चाई से अपना काम करो तो खुद ब खुद आएंगे आंसू। उस वक्त वो ऐसा रोए कि मैं खुद रो पड़ा। मैंने कहा डैड, हाँ यार तेरी माँ याद आ गई मैंने। सो ये उनका फ़लसफ़ा था, इसलिए उनके रोल इतने बढ़िया थे। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप परीक्षित जी। हमको ये भी बताइए कि ये जो आपकी आगे की पढ़ाई क्या होगी, कहाँ आप जाएं, क्या बने, इसको लेकर बलराज जी का क्या कहना था? क्या वो खुद आपके अंदर कोई अपना अधूरा ख्वाब बुनना चाह रहे थे? वैसा पिता
किसी को मिले तो बड़ा खुश नसीब होगा। ही वॉज अ ग्रेट फादर, नॉट अ ग्रेट फादर, वेरी ग्रेट फादर। और रेवोल्यूशनरी थे, प्रोग्रेसिव मिजाज के थे वो। ही बिलीव्ड इन प्रोग्रेसिव थिंकिंग। सो ही डिडंट नेवर, कोशिश नहीं करते अपना अपना जो खुद चाहते हैं अपनी ख्वाहिश आप पर थोपने की कोशिश कभी नहीं की उन्होंने। यही कहा, बेटे जो तुम चाहते हो, जो करते हो खुश होगे, वही करो। ही नेवर टोल्ड मी एक्टर बनो और बड़े एक्टर बनो और मैं चाहता हूँ तुम खूब तुम्हारा नाम रोशन हो। He never said that. He said do what you feel like doing. So he was that way very a very great man. ना तो उन्होंने मुझे कभी एडवाइस दी कि तू ये कोर्स कर या वो कोर्स कर या उस स्कूल में जा या इस कॉलेज में जा। He said what would you like to do after college? मैंने कहा यार मैं आपने इतना मुझे बताया है सोवियत यूनियन के बारे में, मैं जाके देखना चाहता हूँ। जाओ, पूरा बंदोबस्त कर दिया उन्होंने। मैं वहाँ रहा 6 साल, सब कुछ पढ़ा, जो मुझे अच्छा लगता था वो पढ़ा। He was like that. और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स क्यों गए आप? वो देखिए, कॉलेज के बाद 1 साल मैं फ्री था, इम्तिहान ख़त्म हुए। अब मुझे पता नहीं था आगे क्या करूं, एमए करूं इंग्लिश लिटरेचर में या कुछ और करूं, थोड़ा सा सोच रहा था मैं। तो उस वक्फे में मैंने सोचा, मुझे पेंटिंग में बड़ी दिलचस्पी थी। स्कूल में लोग बड़ा सराहा करते थे मेरी पेंटिंग को, और मुझे भी आज भी है पेंटिंग में ख़ास दिलचस्पी, और पेंटर्स से जो पेंटिंग करते हैं। सो आई स्टडीड देयर फॉर 1 ईयर, जस्ट ऐसे, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी थी। मगर 1 साल के बाद एडमिशन हो गई मॉस्को, सो आई वेंट देयर। जो 1 साल आपका जे में गुजरा, तब कौन टीचर्स थे और आप खुद अभी याद नहीं सर, वो आप खुद क्या फाइन आर्ट्स में कर रहे थे? किस फाइन आर्ट्स, पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड ऑल दैट। मगर उस ज़माने में कौन टीचर्स थे, अब किसको याद है सर, ये तो बहुत अरसे की बात है, याद नहीं। खुद आपके बनाए हुए कुछ चित्र यहाँ हम देख सकते हैं बाद में? हुजूर ये यहाँ पे तो नहीं है, अभी काफ़ी मैं इतना मसरूफ़ हूँ एक्टिंग वगैरह में कि अभी वक्त नहीं मिलता। मगर हर रोज़ सोचता हूँ अभी इज़ल खड़ी की जाए और शुरू किया जाए। अभी तक शुरू हुआ नहीं। कुछ पेंटिंग्स हैं मगर वो हमारे बड़े घर में पड़ी हैं, और कुछ पता नहीं मेरे ऑफिस में पड़ी हैं, वहाँ पे लोखंडवाला में छोटा सा स्टूडियो है, ऑफिस है। अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग हियर। और जो प्रोडक्शन हाउस आपने बलराज जी के नाम से बनाया, उसमें क्या अनुभव रहा? बहुत बढ़िया। उतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया जितना लिखने में और प्रोड्यूस करने में और फिर उसे स्क्रीन पे लाने में आया। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मेरे ये नज़रिया है कि ये जो फिल्म्स हैं, दिस इज़ नॉट एन एक्टर्स मीडियम, दिस इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। एक्टर का जो मीडियम है वो है स्टेज। वालिद साहब भी यही कहा करते थे पिताजी कि भाई स्टेज को मत छोड़ो, वहाँ पे एक्टर खुदा होता है। आप कुछ भी करिए स्टेज पे, यू आर इम्प्रोवाइजिंग, यू आर अलोन। कोई डायरेक्टर ये नहीं कह रहे हैं एक बार वन शॉट शुरू हुआ परफॉर्मेंस, उसमें इम्प्रोवाइज़ करो, जो करो करना है करो। मगर इन द सिनेमा अव्वल तो एक सीन पहले होगा, उसके आखिरी सीन पहले होगा, बाद का सीन बाद में होगा। सो इट्स ऑल कंफ्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेट यू आर वर्किंग इन, कि इस सेट पे क्या क्या सीन है पहले निकालो। So there it is a director who sees your graph, unless you yourself are following the script very carefully. So this is not an actor's medium, it's a director's medium. He is the king in his own world, he is the god in his universe. इसलिए अच्छा डायरेक्टर होना, सब जो बड़े बड़े यहाँ आजकल एक्टर्स हैं वो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले एक अच्छे डायरेक्टर से हम साइन करें फिल्म। तो मुझे तो उस वक्त बड़ा मज़ा आया, बिकॉज़ मुझे एक्टर से बड़ी मोहब्बत हो गई, क्योंकि मैं देखता था यार जो मैंने लिखा है वो किस तरह करता है, ये जो मैंने सोचा था वैसे ही कर रहा है। तो जब कर देते थे तो आई टू फील लाइक हगिंग देम, यार कमाल कर दिया। तो मुझे समझ आया कि कितना मुश्किल काम है एक्टिंग करना। बहुत लुत्फ़ आया था मुझे वो जब मैंने बलराज साहनी प्रोडक्शन में आई थी। अब सोच रहा हूँ कुछ नया किया जाए, और एक स्क्रिप्ट लिखा है, और मुझे
अब फिर थोड़ा जोश चढ़ रहा है। जोश बड़ा ज़रूरी है हुजूर ज़िंदगी में, बिना जोश के कुछ नहीं होता। सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में जोश। ऐसे खामखा कुछ होता नहीं जब तक जोश ना हो। तो वो अब मैं महसूस कर रहा हूँ फिर से, और उसको मुकम्मल कर रहा हूँ अपने स्क्रिप्ट को। और अगर भगवान ने चाहा तो उसको फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल दूसरे काम में ज़रा मसरूफ़ हूँ। और जो मॉस्को में आपका फिल्म स्टडीज़ का जो दौर गुजरा 6 साल का 5 साल दरअसल। 1 साल मुझे वहाँ पे उसको कहते हैं रशियन में स्ताजिरोव का, वो क्या होगा इंग्लिश में स्ताजिरोव का, प्रैक्टिकल्स करने पड़े। एक किसी बड़े डायरेक्टर के साथ लगा देते हैं आपको, अप्रेंटिसशिप। यस। तो 1 साल अप्रेंटिसशिप की मैंने। एक फिर बड़ी बहुत विराट बहुत बड़ी पिक्चर बन रही थी जिसका नाम था वॉर एंड पीस। अभी वो भी एक रिकॉर्ड है दुनिया में। सर्गेई फ्योदोरिच बंदरचुक उसके डायरेक्टर थे। तो वहाँ मैं आई वाज देयर एज एन अप्रेंटिस, झाड़ू मारना, बहुत से वहाँ पे उसके इतना बड़ा यूनिट था कि वहाँ कोई 10 तो असिस्टेंट थे, तो मैं 11वां-12वां असिस्टेंट मैं था। सो दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो 1 साल उसके बाद बाकी 1 साल तो मेरा सिर्फ रूसी सीखनी पड़ी मुझे, तकरीबन 9 महीने। उसके बाद समझ लीजिए 4 साल का कोर्स था फिल्म डायरेक्शन का, जिसमें एक्टिंग भी सिखाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी और एडिटिंग भी, सब कुछ सिखाते हैं। सो इट वाज ऑल 4 ईयर कोर्स एक्चुअली। बलराज साहनी प्रोडक्शंस में आप लोगों ने क्या फिल्में बनाई होंगी? सर मैंने एक तो फिल्म बनाई थी अपनी मम्मी की, एक शॉर्ट स्टोरी थी पकड़ा गया पर कौन, वो बनाई थी मैंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए। उसमें बड़ा मज़ा आया था। फिर फिल्म्स के अलावा मैंने टीवी पे ज़्यादा जोर दिया है, और एक बड़े ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि जो सीरियल उस ज़माने में बनाए थे, कोई तो आजकल भी चल रहे हैं, अभी तक रिपीट हो रहे हैं। लाल कोठी, ये वो सब अच्छी लिटरेचर के ऊपर आधारित था वो सब। मेरे एक भाई साहब हैं, कज़िन शरद कुमार साहब दिल्ली में, जिन्होंने एक किताब लिखी थी लाल कोठी। तो ऐसे मैंने कहा यार चल इसके ऊपर एक सीरियल बन सकता है बहुत बढ़िया। तो वो बनाया, उसमें बहुत लुत्फ़ आया मुझे, बड़ा सक्सेसफुल हुआ वो। उसके बाद कल्पना, ज़्यादातर मैं ज़िंदगी में जो कैरेक्टर देखता हूँ जो मुझे लगते हैं बड़े इंटरेस्टिंग, वो जो एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके ऊपर आधारित करता हूँ मैं स्क्रिप्ट, और वो अच्छे बनते हैं। तो ऐसी हमें एक लेडी मिली थी, उसकी हालत कुछ खस्ता थी, तो उसकी मैंने थोड़ी रिसर्च किया, उसके ऊपर एक कल्पना करके सीरियल बनाया। फिर उसके ऊपर सज्जाद ज़हीर साहब का एक नावल है लंदन की एक रात, वो दूरदर्शन ने कहा आप बनाइए, तो उसके एपिसोड्स बनाए। किस नाम से? वो सज्जाद ज़हीर साहब का एक नावल है, हाँ, उसी नाम से, लंदन की एक रात, इसी नाम से सीरियल बना। हाँ। फिर एक फिरंगी सीरियल बनाया मैंने, वो मेरे अपने स्क्रिप्ट पे था, जो कि कैफ था मेरे लिए। इट वॉज वेरी वेरी इंजॉयबल, एंड आई हैड गुड एक्टर्स, एंड इट वॉज वेरी इंजॉयबल एंड वेरी गुड। वो लोग भी उसके बाद कहने लगे पागल है यार, इसको फिल्म में बनाना चाहिए तुझे। इट वॉज अ फिल्म स्क्रिप्ट। मैंने कहा अभी फिल्म वक्त नहीं है यार, चलो इसको सीरियल बना देते हैं। सो ये सब किया है। फिर उसके बाद 1-2 और बनाए, और अब फिर सोच रहा हूँ, मगर कुछ दूरदर्शन, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे कुछ माहौल बदल गया है, तो अब देख रहा हूँ कहाँ पे किसको दें, क्योंकि दूरदर्शन वॉज द गवर्नमेंट व्हीकल, और हमने सोचा था कि ये उसमें चीज़ें अच्छी बनती थी उस ज़माने में, गुलशन, गुलफाम, फिर रामायण, महाभारत, अच्छे सीरियल बने थे बहुत। तो अब इस वक्त क्या हो रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर अभी कोशिश कर रहा हूँ कि फिर कोई चैनल ढूंढूँ या कोई अच्छी जगह ढूंढूँ जहाँ पे या सीरियल बनाएं, तो या फिर 1-2 प्रोड्यूसर्स ने भी कहा है कि यार कुछ आजकल स्क्रिप्ट्स की बड़ी किल्लत है मुंबई में, पीपल आर लुकिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट्स। तो कुछ आइडियाज़ हैं, जब वक्त मिलेगा 2-3 महीने में बैठ के कहीं लिखूँगा और फिर उन्हें शुरू करेंगे।
आपकी दोस्ती संजीव कुमार के साथ बहुत चर्चा में रहती बहुत है। बहुत बहुत तो हाँ, मतलब ऐसा कैसे है कि बहुत सारे और जो दूसरे फेलो एक्टर्स होंगे वो भी आए होंगे, गए होंगे, नहीं, बहुत दोस्त तो बड़े हैं, बहुत हाँ, ज़्यादा। लेकिन संजीव कुमार के साथ इस खास दोस्ती की क्या संजीव कहानी? हरिभाई उसका सही नाम था। उसके साथ क्या था कि पहली फिल्म मेरी थी उसके साथ, वो मेरी पहली फिल्म थी अनोखी रात, और उसकी भी तकरीबन पहली फिल्म थी, मगर वो बहुत मजा हुआ एक्टर था। अब मैं नया था बिल्कुल, और मुझे कुछ, मैं हिंदी भी अच्छी नहीं जानता था, उर्दू भी अच्छी नहीं जानता था, ज़्यादा तो इंग्लिश या पंजाबी या रूसी, और रूसी तो मैं 6 साल बोल बोल के रूसी बन गया था। तो वो डायलॉग डिलीवरी में बड़ी तकलीफ़ हो, मुझे रिटेक्स हो, फिर बोलने का तरीका मेरा बड़ा उल्टा था, गलत पॉजेज लूँ। आई हैड नेवर एक्टेड बिफोर लाइक दैट। तो उस वक्त प्रोड्यूसर साहब हमें निकालने लगे थे इस फिल्म से कि यार ये क्या चीज़ कर रहा है, कि गलत पॉजेज ले रहा है। असीत सेन वॉज द डायरेक्टर, वेरी फाइन डायरेक्टर। तो असीत सेन ने भी मेरी तरफदारी की। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका स्टाइल है, जैसे किसी ज़माने में ये बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा ये स्टाइल बोलने का। हरी भाई ने मेरा उस ज़माने में बड़ा साथ दिया, एंड वी बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स टिल द एंड। वी वर वेरी क्लोज टू वन अनदर। आई कंसिडर्ड हिम अ ब्रदर। बट फिर और बड़े दोस्त हैं हमारे, ये नहीं कि सिर्फ हरी भाई थे, दे ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स आई हैव, एंड आई हैव बीन लकी। क्या है, फिल्म लाइन में सर मिलनसार होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अकेले अपने बिल्कुल ही आइवरी टावर में रहते हैं तो वो फिर ज़्यादा देर चलता नहीं। यू हैव टू लव पीपल, यू हैव टू लव योर फेलो एक्टर्स। उस लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ। आई हैव हैड गुड फ्रेंड्स, एंड हरी भाई वॉज वन ऑफ द बेस्ट। सिर्फ मुझे रंज इस बात का है कि इतना बढ़िया एक्टर था वो। हमारे पिताजी तो ख़ास कहा करते थे कि ये लड़का बहुत दूर जाएगा यार, ही इज़ टू गुड। मगर उसका इंतकाल, इसका देहांत इतनी जल्दी हो गया कि ही वॉज ओनली 46, विच इज़ अ ग्रेट पिटी। और मुझे बहुत उस दिन बड़ा रोया मैं जब मैं सुना इसके बारे में, दैट ही हैज़ डाइड। दैट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी, बट ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड, यस, लाइक अ ब्रदर। एक बहुत अच्छे एक्टर होने के अलावा जो आप याद करते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, किसी एनेक्डोट से हमारे लिए याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले होंगे जिन्होंने संजीव कुमार के साथ रहे हुए, इतने नज़दीक रहे हुए बहुत कम लोगों से मुलाकात की होगी, और उनके सामने ये मौका है कि आप उन्हें बता सकें संजीव कुमार की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में जो उन्हें ख़ास बनाते हैं। भाई ऐसा कुछ मुझे अभी याद, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, ये डाइड ईयर्स अगो, तो ऐसी ख़ास कोई मेरी ऐसी याद तो है नहीं मेरे दिमाग में कि मैं आपको बताऊं। मगर ये है कि जब कोई मुझे प्रॉब्लम होता था या कोई, तो मैं उसके पास ही जाता था। उसे कुछ प्रॉब्लम होता था तो मेरे साथ ही बात करता था। और ये हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि ये भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, वी आर कॉम्पिटिटर्स। नो, मेरे से तो बहुत आगे निकल गया था वो, और जायज़ बात है, उससे निकलना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी फाइन एक्टर। बट देखिए, कोई ऐसा हादसे नहीं होते जिससे पता चलता है कि यह इंसान अच्छा है या बुरा है या पागल है। वो उसके व्यवहार से पता चलता है। तो व्यवहार अच्छा था उसका, उठने बैठने का ढंग अच्छा था, प्यार हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो, तो वो दिखाई देता है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आई लाइक यू यार। वो जो कहता है वो उसमें कुछ गलत बात होती। इफ़ यू लाइक अ पर्सन, if you are fond of a person, and if you are genuine, so it shows in your behavior. That's what I saw in him. He was a genuine man. और आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे परीक्षित जी के एक कामयाब, मशहूर, चर्चित अभिनेता के बेटे होने के नाते बहुत सा समय आपको लगता है कि आप उनकी छाया से अपने आप को, जैसा कि ख़ुद उन्होंने कहा कि मतलब थर्ड रेट बलराज साहनी बनना कोई अच्छी बात नहीं होगी, तो उनकी छाया से अपने आप को आज़ाद कराते कराते बहुत समय और नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कभी कि उनकी अव्वल तो छाया जो रही है, साया उनका रहा है, वो बड़ा अच्छा रहा है। आई फेल्ट सिक्योर इन हिज शेड। मगर मेरी उनके साथ कोई कंपटीशन तो थी नहीं, कोई
प्रतियोगिता नहीं थी मेरी कि मैं उनसे बेहतर बनूं या उनसे, दैट वाज नेवर इन माय माइंड। ही वाज ग्रेट। तो उनकी छाया से तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी इज्जत लोग करते हैं क्योंकि आई एम हिज सन, और सौभाग्यवश आई हैव नॉट मिसबिहेव्ड। सो आई हैव जस्ट ट्राइड टू कैरी ऑन हिज ट्रेडिशन, नॉट टू एक्सेल हिम इन एनी वे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यही काफ़ी है कि मैं उनका नाम रोशन करूं, उनके नाम पे अच्छी चीज़ें करूं, और कोई ऐसा गलत काम ना करूं, और स्क्रीन पे भी कोई ऐसी मनहूस एक्टिंग ना करूं कि लोग कहें यार किसका बेटा है, क्या कर रहा है यार। दैट्स ऑल आई हैव ट्राइड। आई हैव नॉट बीन अंडर हिज शैडो और एनीथिंग। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहा मुझे कभी उनका। ही हैज़ बीन लाइक अ गाइडिंग फिगर। तो इंस्पिरेशन है मेरी। और इतने बरसों फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करते हुए अब आपको क्या शिकायतें रह जाती हैं कि जो आपको मिलना था वो कुछ कम मिला, या क्या मतलब क्या एहसास क्या है अब आज इस पड़ाव पर? मुझे तो यह एहसास है कि मुझे उससे ज़्यादा मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे कोई ना तो कोई बड़े सितारा बनने की कोई ख्वाहिश थी कि आई शुड बिकम अ बिग स्टार इन अ बिग कार्स एंड बिग लीड अ लैविश लाइफ। वो आई वाज नॉट स्टार स्ट्रक। आई जस्ट वांटेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और एक लाओ त्सू जो है, चीनी फिलोसोफर साहब, उन्होंने उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। वो कहते थे कि द मिडिल पाथ इज़ द बेस्ट पाथ। और आखिर में हमको बताइए परीक्षित जी के बलराज जी को आज जिन लोगों को आप जानते हैं, ये आपका एक सवाल रह गया, मैं पूरी तरह जवाब नहीं दिया। अच्छा, लाओ त्से। तो हाँ, आप लाओ त्से की बात कर रहे थे। तो ये भीष्म जी से मैंने सीखा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वालिद साहब भी ये इस पे यकीन मानते थे कि आदमी को सीधी सी ज़िंदगी बितानी चाहिए, सोच उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो लाओ त्सु भी बुलाते हैं उसको। उसने कहीं ही वॉज द एडवोकेट ऑफ हाफ एंड हाफ, कि जिस तीर में बहुत ज़्यादा कस के लगा हो, कमान जिसकी लगी हो, तो वो टूटने का डर रहता है। जिस वायलिन के जो स्ट्रिंग्स हैं, तार हैं, बहुत ज़्यादा सितार के टाइट कर दो तो वो भी टूट सकते हैं। ज़्यादा ढीले हों तो फिर बचती नहीं वो सितार। इस तरह ज़िंदगी में भी इंसान को मिडिल पाथ पे चलना चाहिए। वो ज़्यादा भी इतनी शोहरत ना आ जाए कि मुझे लोग सड़क पे चलना मुश्किल हो जाए। दैट आई डोंट लाइक। आई लाइक टू गो आउट ऑन द बीच, लोग पहचानते हैं, सलाम करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, मगर इतना नहीं कि पीछे जैसे कि मॉबिंग हो जाए, वैसा नहीं है। सो आई लाइक द मिडिल पाथ। आई एम हैप्पी कि भाई लीड अ वेरी, जिसे कहते हैं, मॉडेस्ट काइंड ऑफ अ लाइफ। और ये फिल्म लाइन की जो फूफा है, जो ग्लैमर है, उसमें मुझे ना पिताजी को था, ना वालिद साहब को था, ना मुझे है। उनके पास भी कई गाड़ियाँ थीं, प्रोड्यूसर्स ने उनको इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी दे दी थी, यार हमारे पास पैसा नहीं है, तुम ये इस्तेमाल करो। मगर वो अपनी एम्बेसडर चलाते रहे सारी ज़िंदगी। कभी नए कपड़े नहीं ख़रीदे, कभी किसी फिल्मी पार्टी पे नहीं गए। उनकी बस इंटेलेक्चुअल ज़िंदगी थी, और मैं उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हालांकि बलराज जी के पास बाद में जो गाड़ियाँ हुईं और वो अपने एम्बेसडर पर चलते रहे, उससे पहले भी उनकी बड़ी एक मॉडरेट शुरुआत हुई जिसमें वो मोटरसाइकिल चलवा कर ले जाते। वो भूले नहीं कभी। वो उनके पास पहले इतनी हालत खस्ता थी कि वो मोटरसाइकिल खरीदे, AJS करके मोटरसाइकिल थी, उसी पे वो उनको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता था, तो उन्होंने ड्राइवर रखा था। वो चलाता था, वो पीछे बैठते थे। तो अभी लेकिन जो लोग जिनसे आपका मिलना जुलना है या जिनको आप जानते हैं, बलराज जी को इसी पैशन और इसी ललक के साथ कौन लोग हैं जो अभी याद करते हैं? उनके नाम पर क्या कोई प्रोग्राम वगैरह मुंबई में होते हैं, सालाना जलसे वगैरह? हाँ, यहाँ पे IPTA वाले करते हैं, उनके नाम पे कोई प्रोग्राम वगैरह करते हैं, और याद तो सब करते हैं उनको। अब ही इज़ वेल नोन टू एवरीबॉडी। और अजब बात तो यह है कि उनकी याद, शोहरत बढ़ते जा रही है साल ब साल।
ये नहीं कि कम होती जा रही, क्योंकि टीवी है, लोग उनकी फिल्में ज़्यादा देखते हैं। ही इज़ बिकमिंग मोर फेमस विद एवरी पासिंग ईयर, और इट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि वो उनका अब लोगों को, मेरी बच्चियाँ जो छोटी सी थी कहती, अब मुझे कहती हैं कि पापा आजकल लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते, लाइक 2 बीघा ज़मीन, काबुली वाला, गर्म हवा, ऐसी एक्टिंग क्यों नहीं करते। अब उनको जो तब करते थे वो अब मॉडर्न लग रहा है। तो आपको बहुत शुक्रिया अदा करें। उससे पहले कोई ऐसी बात जो हम लोगों की इस बातचीत के दौरान ना आ पाई हो, या कोई सवाल जो आप सोचते थे कि मुझे पूछना चाहिए आपसे? मैंने कभी सोचा नहीं क्या पूछेंगे, जो आपने पूछा उसका जवाब दे दिया मैं। और मेरे जहन में और कुछ है नहीं, बल्कि उन्होंने, आपने ऐसे सवाल पूछे हैं जो पहले कभी किसी ने पूछे नहीं मुझसे। सो इट इज़ गुड। बहुत बहुत शुक्रिया परीक्षित जी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू। ये थे जाने माने अभिनेता परीक्षित साहनी प्रोग्राम गुफ्तगू में। गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया आपके लिए यहाँ पेश है।